मेरी अपनी बीवी से मोहब्बत की शादी थी। हम दोनों में प्यार भी बहुत था, लेकिन जब से इस नए मोहल्ले में आए थे, परेशानियों से दो चार होकर रह गए थे। असल में मेरी बीवी कुछ मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हालांकि मैं भी कोई गरीब नहीं था, मेरा अपना एक बड़ा घर था। पैसे की भी कोई कमी न थी, लेकिन मेरा घर पुराने मोहल्ले में पुरानी तरह का बना हुआ था। मेरे वालिदैन पुराने ख्याल के थे कि हमें अपने घर को ऐसे ही रखना है। खुला सहन है, अच्छी हवा आती है, पुरानी मोहल्लेदारी है, इसलिए ना तो हम ये घर छोड़ेंगे और ना ही घर को नए तरीके से बनाएंगे। पहले तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ न था, लेकिन जब मेरी शादी रमशा से हुई तो घर आते ही उसने 100 ऐब निकालना शुरू कर दिए। कहने लगी कि मुझे ऐसे घरों की आदत नहीं है और ना ही मुझे आप लोगों के घर का ये मोहल्ला पसंद है, जिसे देखो मुंह उठाकर अंदर आ जाता है, कोई प्राइवेसी ही नहीं है। हालांकि मैंने रमशा के कमरे में एसी तक लगवा दिया था, उसका कमरा भी नए तरीके से तैयार हुआ था, लेकिन उसे बड़े मसले थे। मेरी रमशा से मोहब्बत की शादी थी और मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत करता था, इसलिए उसकी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ मेरे लिए आखिर था। मैं ज़रूर उसकी हर फरमाइश को पूरा करता था। वो कहने लगी कि वो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर वो अपने दोस्तों को नहीं बुला सकती। यहाँ की औरतें फ़ौरन घर में आ जाएंगी, सवाल और जवाब पूछेंगी, अजीब नज़रों से देखेंगी, क्योंकि मेरे दोस्त मॉडर्न हैं, उनका पहनना ओढ़ना भी वैसा ही है और इस मोहल्ले की औरतें नुक्स निकालती हैं। मेरी माँ ने जब रमशा की बात सुनी तो सर झटक कर कहने लगी कि ना रहो, हम तो ना तेरी खातिर घर बदलेंगे और ना ही अपने तौर तरीके, बल्कि तौर तरीके तो तुम्हें बदलने चाहिए। ये सुनकर रमशा को बहुत गुस्सा आया, वो मुझसे नाराज़ हो गई। कहने लगी, मैं इस तरह के माहौल में नहीं जी सकती जहाँ हर वक्त चिक चिक होती रहे। तुम्हारी माँ क्या कम है मेरा दिमाग चाटने के लिए? मोहल्ले की औरतें भी शुरू हो जाती हैं। मैं तुम्हें शादी से पहले ही कह चुकी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं 10 बजे उठकर बाहर आती हूँ तो मोहल्ले की औरतें बैठी हुई होती हैं तुम्हारी माँ के साथ। वो जैसे मुझे देखती हैं कहती हैं कि ये कोई वक्त है उठने का, हमने तो अपने सारे घर के काम भी निपटा लिए हैं और तुम सोई पड़ी हो। कभी कहती हैं कि तुम्हारी सास खुद उठ के नाश्ता बना रही है। अरे भाई, हम तो अपने सास ससुर को सुबह फजर के बाद ही नाश्ता बनाकर दे देते हैं। इसके बाद तुम्हारी माँ भी शुरू हो जाती हैं। अगर यही हाल रहा तो सीधी बात है, तो मुझे छोड़ दो तो बेहतर है। ये सुनकर मैं अपनी माँ से कहने लगा कि जब आपको पता है कि रमशा को ये सब नहीं पसंद, तो आप क्यों मोहल्ले की औरतों को घर पे बुलाती हैं? और वो कौन होती है मेरी बीवी से ये सारी बातें करने वाली? अपने घर में सुकून से क्यों नहीं रहती? माँ तो मुझे गुस्से से देखने लगती, कहती वो तो तुम्हारी बीवी को अकल वाली बात ही समझाती हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी मुंह बनाए अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। बहरहाल मेरी माँ अपनी बात से हटने को तैयार नहीं थी। रमशा और माँ के मिजाज ही एक दूसरे से नहीं मिलते थे। बहुत कोशिश की कि इनकी आपस में बन जाए, लेकिन नहीं। एक दिन एक बात पर रमशा का और माँ का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मैं घर आया तो एक तमाशा सा लगा हुआ था। रमशा मुझसे कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अलग घर लेकर दो। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि रहने दो इसको, जहाँ ये रहना चाहती है हम अकेले रहकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपना पुराना मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त मैं रमशा को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उसे लेकर एक नई सोसाइटी में छोटे से घर में आ गया, जो कि डबल पोर्शन का था। रमशा बेहद खुश थी। वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए बहुत जल्द मेरी बीवी ने भी लोगों से मेलजोल बढ़ा लिया। लेकिन मेरे लिए मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले सब लोग मेरे लिए अनजान थे। इसलिए मैं रमशा से कहता कि ज़्यादा लोगों से मेलजोल रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जानते नहीं हैं, ना मैं इन्हें जानता हूँ, ना जाने कौन है क्या नहीं। लेकिन रमशा कहाँ मेरी बात समझती थी। जिस सोसाइटी में मैं आया था वहाँ पर बहुत से घर तो बंगले नुमा बने हुए थे, लेकिन वहाँ कुछ मीडियम घर भी थे। इन्हीं में से एक घर आशना का भी था, जो कि हमारे बराबर में ही बना हुआ था। वो औरत वैसे तो पर्दा करती थी, लेकिन जब भी मैं घर आता वो मुझे अपने घर पर ही दिखाई देती, और रमशा को भी मैं उस औरत के साथ ही बातों में बिजी देखता था। न रमशा को मेरे खाने की परवाह होती थी और न इस बात की फिक्र कि मैं थका हारा वापस आया हूँ। वो बस अपनी पड़ोसन से ही बातें करती नजर आती। कुछ दिन तो मैं ये सब तमाशा देखता रहा, लेकिन बाद में मैंने रमशा से साफ कह दिया कि तुम्हें मेरे पुराने मोहल्ले में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि औरतें घर पर क्यों आती हैं, मगर तुम तो खुद अब वही करने लगी हो। मुझे नहीं पसंद ये सब, इसलिए बेहतर होगा कि जब मैं घर आऊँ तो मुझे कोई भी पड़ोसन यहाँ पर नजर ना आए। ये सुनकर रमशा का मूड तो खराब हुआ, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। जाने क्यों मुझे आशना से शुरू से खास पसंद नहीं थी। वैसे तो दिखावे के लिए उसे पर्दा करने का शौक था, मगर मुझ में उसमें कोई खास दिलचस्पी न थी। ना तो मैंने कभी उसे देखने की कोशिश की और ना ही कभी उसे देखा था। मैं तो उसकी नज़रों को देखकर बड़ा परेशान होता था,
क्योंकि वो मेरे घर की एक एक चीज़ को बड़ी हसरत से देखती और ठंडी आहें भरती थी। कभी कहती कि हमारे घर तो पंखे ही लगे हुए हैं और वो भी ठीक से नहीं चलते। उस पर से मेरा शौहर कमरे की फालतू बत्तियां और पंखे बंद करता रहता है। कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इतना बिल भर सकूं। रमशा तुम तो बड़ी खुशनसीब हो। रमशा इस बात पर इतराने लगती। बहरहाल जब से मैंने रमशा को मना किया था तो अब आशना कभी मेरी मौजूदगी में घर नहीं आई थी। एक दिन मैं खाना खा के उठाई था और रमशा भी किचन में बर्तन धो रही थी कि तभी बाहर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आशना खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट पकड़ी थी जिसको उसने दूसरी प्लेट से ढका हुआ था। कहने लगी समद भाई, ये खोए की बर्फी है, रमशा को दे दीजिएगा और आप भी ज़रूर खाइएगा। मैं मीठे का शौकीन था और बर्फी मुझे बेहद पसंद थी। मैंने ऊपर ही प्लेट उठाई और वहीं सोफे पर बैठ गया। मैं मीठे का बहुत शौकीन था और बर्फी मेरी पसंदीदा मिठाई थी। जैसे ही मैंने वो बर्फी खाई मुझे तो अपना हाथ रोकना मुश्किल लग रहा था। वो बेहद मज़ेदार थी। रमशा जब बर्तन धोकर किचन से बाहर आई, मेरे हाथ में मिठाई देखकर पूछने लगी कि ये कहाँ से आई है। मैंने कहा तुम्हारी सहेली ही लाई है। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी, मेरे साथ बैठ गई और मिठाई खाने लगी। वो मिठाई इतनी अच्छी थी कि मैं तो जैसे उंगलियां चाटता ही रह गया। रमशा मुस्कुराकर कहने लगी कि आप तो बिला वजह ही मुझे आशना को दूर करने पर तुले हैं, वरना तो वो मुझ बड़ी अच्छी औरत है। ऐसी बातें करती है कि मुझे हंसी आ जाती है। सच पूछे तो यहाँ आकर मुझे कभी अकेलेपन का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि आशना सुबह ही सुबह हमारे यहाँ आ जाती है और फिर वो किस्से सुनाती है कि हंस हंसकर मेरे पेट में दर्द उठने लगता है। मैंने रमशा की ये बात सुनी तो एक पल को मुझे मेरे माँ बाप याद आने लगे थे, जो अकेले घर में रहते थे। मैं तो उनकी इकलौती औलाद था और मेरे अलावा उनको कोई सहारा भी नहीं था। मगर मैं रमशा की मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका था कि उसको लेकर अलग हो गया। रमशा मुझे उसका बताया हुआ एक एक किस्सा सुनाते हुए हंस रही थी, जबकि मेरा चेहरा तो बिल्कुल सपाट हो चुका था। मेरे हाथ में जो बर्फी का बचा हुआ थोड़ा सा टुकड़ा था, मैंने वापस प्लेट में रख दिया। रमशा ने नोट कर लिया था कि मेरा मूड खराब हो चुका है। कहने लगी कि क्या हुआ, आप अचानक से सीरियस क्यों हो गए हैं। मगर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैं कहने लगा कि यहाँ तो तुमने बड़े ताल्लुकात बना लिए हैं, लोगों से हंसती हो, बोलती हो, बातें करती हो। तुम्हें कोई ताने भी मार दे तो तुम बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हो, मगर वहाँ मेरे माँ बाप के पास अगर कोई तुम्हें कुछ कह देता था तो तुम कैसे चिढ़ती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ से भी बदतमीजी कर जाती थी। और मैं ठहरा पागल बेवकूफ़ इस कदर आंखें बंद कर चुका था कि तुम्हारी बात पर यकीन करता रहा। मेरे माँ बाप वहाँ पर अकेले रह रहे हैं, हालांकि इस उम्र में तो उनको हमारे साथ रहना चाहिए था। मेरी ये बात सुनकर रमशा के भी तेवर चढ़ चुके थे और यूं हमारे बीच एक बहस छिड़ चुकी थी। लड़ते लड़ते बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि मैं रमशा को चुप करवाने के लिए उसका मुंह दबोच चुका था। आज से पहले मैंने कभी भी रमशा पर इतना गुस्सा नहीं किया था, बल्कि उसकी हर बात को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, खामोशी से मान लेता था। मैंने जब उसका मुंह दबोचा तो उसकी आंखों में बेयकीनी थी। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, वरना आज से पहले मैंने कभी उसको रोने नहीं दिया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो मैंने फौरन अपने हाथ पीछे कर दिए। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और कहने लगी कि हाँ हाँ, अब तुम ये सब करोगे। तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो लगता है तावीज़ घोलकर पिला दिया है, जो तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते। उनसे दूर हो, इसके बावजूद मुझ पर ये जुल्म कर रहे हो। ना जाने तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं। मैं भी सर पकड़कर बैठ चुका था कि अचानक मुझे क्या हो गया है। अजीब सी बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया था। खैर, रमशा मुझसे नाराज थी और अब अगर मैं उसे मनाने की कोशिश करता तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती। अगले दिन मैं खामोशी से उठा और बगैर नाश्ता किए घर से चला गया। सोचा कि आज घर जल्दी आ जाऊंगा और रमशा के साथ बाहर डिनर उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में करूंगा। मगर जैसे ही मैं आज जल्दी घर आया तो मुझे घर से एक बार फिर आशना की हंसती खिलखिलाती हुई आवाज़ें आ रही थीं। वो मेरी बीवी के साथ बैठी बातें कर रही थी। मैंने कमरे में जाना ठीक न समझा और लाउंज में आकर बैठ गया तो तभी आशना की ये बात सुनाई दी तो मैं ठिठक गया। वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, तुम तो बिला वजह ही उस पर गुस्सा होती रहती हो। इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मुझे मिलता तो मैं उसके पैर धुल धुल कर पीती। देखो तो तुम्हारे कहने पर अलग घर ले लिया, हर आराम दिया, और एक मेरा शौहर है, जब देखो तब लड़ता रहता है। अगर भूल भाल कर किसी चीज़ की फरमाइश कर ही दूं तो उसकी जेब इतनी इजाज़त ही नहीं देती कि मुझे सामने वाले ठेले से चाट की एक प्लेट ही लाकर दे सके। आशना की बात सुनकर मुझे थोड़ा अचंभा सा हुआ था। वो वाकई बड़ी गरीब लगती थी। वो कुछ ही देर बाद उठकर बाहर आई तो मैं लाउंज में टीवी लगाए बैठा था। उसने अपना चेहरा खुला रखा हुआ था। आज तो उसने अपना चेहरा ढकने की भी कोशिश नहीं की थी। हाँ, मगर सिवाय एक सेकंड के मैंने दोबारा उसके चेहरे पर गौर न किया। रमशा का मूड खराब था। मैंने उससे डिनर की बात की तो वो खुश हो गई। मैंने और उसने मैचिंग के कपड़े पहने थे।
हम जैसे ही घर से बाहर जाने लगे तो एक बार फिर आशना वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में प्लेट थी। वो कहने लगी कि आप दोनों कहीं जा रहे हैं? रमशा फौरन चहक कर कहने लगी कि हाँ, हम दोनों बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ये देखकर आशना ने एक ठंडी आह भरी थी। कहने लगी कि हाँ हाँ, अमीर लोग, हमें कहाँ नसीब ये रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना। खैर, ये आपके लिए मैं मिठाई लाई थी। ये कहकर उसने एक बार फिर वो प्लेट हमारी तरफ बढ़ाई। मैं तो वो मिठाई देखकर ही जैसे दीवाना सा हो चुका था। फौरन प्लेट पकड़ ली और शुक्रिया अदा करते हुए एक टुकड़ा उठाकर खाने लगा। वो मिठाई वाकई बड़ी अच्छी थी। खाने के बाद जब हम अपनी गाड़ी में जाने लगे, बैठे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई खराबी आ गई हो। आधे घंटे तक मैं कोशिश करता रहा, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे कोई खराबी भी नहीं मिल रही थी। फिर ना जाने क्या मसला था। आखिर रमशा का मूड खराब हो गया। वो गाड़ी से उतरी और अपनी हाई हील्स से मेरी गाड़ी के बोनट पर मारने लगी। कहने लगी कि ये बेकार कबाड़ गाड़ी आखिर तुम बेच क्यों नहीं देते? मेरा सारा मूड खराब कर दिया। क्या सोच रखा था मैंने? मगर नहीं, उसने गाड़ी की बोनट पर अच्छा खासा निशान डाल दिया था और अब वो गाड़ी के शीशों पर अपना पर्स मार कर उस पर स्क्रैच डालने में लगी थी। ये देखकर तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैं वहीं गली में ही उसका हाथ पकड़कर झटक कर बोला कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? पागल क्यों हो जाती हो? अगर ये खराब हो गई है तो मशीनरी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो गली में ही लड़ना शुरू हो चुके थे। हमारे शोर की आवाज सुनकर आशना भी दीवार से झांक कर देखने लगी थी। हाँ, मगर बोली कुछ नहीं थी। रमशा शोर मचाती, पांव पटकती वापस घर में जा चुकी थी और मैं अपनी गाड़ी को देखता रह गया कि आखिर इसको हो क्या गया। अगले दिन मैकेनिक के पास गया तो फौरन स्टार्ट हो गई थी। मुझे तो अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। ना जाने अचानक से क्या होता जा रहा था। एक दिन तो मुझे बॉस से भी अच्छी खासी डांट पड़ी। वो इतना गुस्सा थे कि मुझे ऑफिस से जाने को ही कह दिया। कहने लगे कि आखिरी वार्निंग है, अगर तुम्हारा काम इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। उसी परेशान हाल में डिप्रेशन का शिकार घर में दाखिल हुआ तो सोसाइटी की कई औरतें घर में बैठी हुई थी। मेरी बीवी उनके महंगे गिफ्ट्स दिखा रही थी जो कुछ ही दिन पहले उसके मायके से इसके चचा और कुछ रिश्तेदारों ने भेजे थे। सारी औरतें उसका सामान और चीजें देख देख कर रश्क कर रही थीं, जबकि सिर्फ रश्क ही नहीं कर रही थीं बल्कि जलन भी थी। मुझे रमशा की आदत बड़ी बुरी लगती थी। दूसरों के सामने अपना आप बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। अगर खुदा ने दिया है तो इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि दूसरों को दिखा दिखाकर उन्हें जेलस किया जाए। जैसे ही मोहल्ले की औरतें गईं तो मैं एक बार फिर रमशा से बहस करने लगा था। एक तो वैसे ही बॉस की वजह से मैं थोड़ा परेशान था, ऊपर से रमशा की आदत तो मुझे और गुस्सा चढ़ा चुकी थी। मैं कहने लगा कि क्यों तुम दूसरों के सामने अपने सामान और चीज़ों की नुमाइश करती फिरती हो? ये बुरी आदत होती है। मगर एक बार फिर हमेशा की तरह मेरी बीवी मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। कितनी देर लड़ाई होती रही और लड़ते लड़ते हम ये भूल गए कि आशना हमारी गैलरी में खड़ी मुस्कुरा रही है। जैसे ही मेरी नज़र आशना पर पड़ी तो मैं फौरन चुप हो गया। एक बार फिर उसके हाथ में बर्फी थी और ये पहली बार गुस्से में मेरा दिमाग चला था। ये इतनी गरीब हर वक्त पैसों के लिए रोना रोती है, भला रोज रोज इतनी महंगी मिठाई कहाँ से ला सकती थी? आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो रोज खोए वाली बर्फी लाती है और फिर हमें भी देने आती है? उसने प्लेट वहीं रखी और खामोशी से वहां चली गई। वो जानती थी कि हमारे बीच लड़ाई हो रही है। हाँ, लेकिन जाते जाते उसने पलटकर मुझे एक बार जरूर देखा था। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे एक पल को कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। मेरा दिमाग गुस्से में काम करने लगा। जब से वो हमें बर्फी देने के लिए आ रही थी, हमारे घर में तो जैसे सुकून खत्म होकर रह गया था। एक तो वो इतनी गरीब थी, या तो फिर वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि अक्सर मैं खुद उसके घर से शोर शराबे और लड़ाई की आवाज़ें सुना करता था। या अक्सर वो अपने शौहर से इस बात पर लड़ रही होती थी कि मुझे फला चीज़ चाहिए और फला चीज़ कल तुम लाकर देना, जबकि उसका शौहर कई बार तो डंडा उठाकर उसकी पिटाई भी कर चुका था और यही कहता कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जो तेरे पास है उसी पर शुक्र अदा कर। मेरा दिमाग घूम के रह चुका था। वो बर्फी जब मेरी बीवी खाने लगी तो मैंने फौरन उसका हाथ रोक दिया। मैंने कहा कि हरगिज नहीं, हम आज तक आपस में इतना नहीं लड़े जितना कुछ दिन से लड़ रहे हैं। जब से हमारे घर में मिठाई आ रही है तब से ही हमारी लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कहीं आशना इसमें कुछ मिलाती तो नहीं है? ये सुनकर तो रमशा भी एक पल को मेरा चेहरा देखने लगी, फिर फौरन सर झटक कर कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो तो मेरे घर की, मेरी हर चीज़ की बड़ी तारीफें करती है, फिर तुम्हारी भी तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर देती है। भला वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने रमशा की बेवकूफ़ी पर सिर पकड़ लिया था। मैंने वो मिठाई नहीं खाई बल्कि कचरे में फेंक दी। ऐसा लग रहा था जो सुकून मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुका था वो वापस आ गया था। मैं सुकून में आ चुका था, मगर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मेरी नौकरी छूट गई
और अपनी बीवी के खर्चे पूरे करने के लिए मैं पाई पाई का मोहताज होने लगा, क्योंकि उसके और मेरे खर्चे बढ़ चुके थे और हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं थे। मेरी बीवी तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर की मरीज होती जा रही थी, क्योंकि इतनी तंगी की उसे आदत नहीं थी। कहने लगी कि वो भी क्या वक्त था जब हमारे हाथ में पैसों की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कमी ना थी। अब तो उल्टा मोहल्ले वालियाँ मुझे अपनी चीज़ें दिखाकर तरसाती हैं। ये सुनकर मैंने एक कड़ी नज़र रमशा पर डाली थी। मैं कहने लगा कि देख लिया, लग गई ना नज़र, ये सब कुछ तुम्हारे इस दिखावे से हुआ है। और दूसरा, हम दोनों को इन लोगों की जलन वाली नज़र खा चुकी है। इतना तुम इतराती फिरती थी, सबकी नज़रों में आ चुकी थी, उसकी वजह से ही आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अभी हम दोनों ही बातें कर रहे थे कि जब पड़ोसन आशना के यहाँ से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। वो चीख चीख कर अपने शौहर को बुला रही थी। ना जाने उस पर क्या कयामत टूट पड़ रही थी। पहले तो हमने जाना ठीक नहीं समझा, मगर जब उसके शौहर की उसको मारने की बहुत ही ऊंची झगड़े की आवाज़ें आई तो मैं और मेरी बीवी दीवार से झाँक कर देखने लगे कि अगर खुदा न करे कोई इमरजेंसी है तो हम उनके घर जाकर उनकी मदद कर सकें। मगर जो बात सुनाई दी तो उसे सुनकर हम दोनों शॉक्ड रह गए। उसका शौहर आशना को बुरी तरह से मार रहा था। रमशा कहने लगी कि मैं अभी जाकर बात करती हूँ भला वो कैसे अपनी बीवी पर जुल्म कर सकता है। मगर वहीं आंगन में पड़ी चारपाई पर आशना की 9-10 साल की बच्ची तड़प रही थी। उसकी आंखें पलट चुकी थीं और वो ऐसे तड़प रही थी जैसे उसे बिजली के झटके लगे हों। तभी आशना का शौहर बोला, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू दूसरों का घर खराब न करती तो आज हमारी बेटी का ये हाल ना होता। तू जैसी औरत को तो जितना मारा जाए उतना कम है। तूने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज तेरी बेटी अपनी बेटी इस हाल को पहुंच चुकी है। और खिला झाड़ फूक वाली बर्फी मिठाई पड़ोसियों को तू उनको नजर लगाने चली थी। तेरी अपनी बेटी नहीं, वो मिठाई खाकर तुझे नाकों चने चबवा दिए हैं। आशना रो रही थी, कहने लगी कि जितना मारना है मार लो, मगर मेरी बच्ची को फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। उसका शौहर बच्ची डॉक्टर के पास ले गया, मगर उसको क्या बीमारी थी कोई समझ ना पाया। 3-4 दिन बाद उसकी बेटी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। आशना तो रोते रोते हमारे घर के दरवाजे पर आ गिरी थी, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। जो राज उसने खोला तो मैं और रमशा तो हैरान रह गए थे। कहने लगी कि मैं तुमसे जलने लगी थी। मैं चाहती थी कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरे पास हो, एक एक चीज की मालिक मैं बन जाऊं, यहाँ तक कि तुम्हारा शौहर भी मेरा शौहर बन जाए। इसलिए मैं अपनी जमा पूंजी लगाकर एक पीर बाबा से मिठाई दम करवा कर लाती थी और तुम्हें खिलाती। तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें मुझे बड़ा ही सुकून देती थीं। मगर एक दिन जब मैं मिठाई दम करवा कर लाई ताकि तुम लोगों का ऐसा झगड़ा हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे दे, उसी दिन वो मिठाई मेरी कमसिन बच्ची ने खा ली और फिर असर उल्टा हो गया और वो मौत के घाट उतर चुकी है। ये सुनकर तो जैसे मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। वहीं इसका शौहर भी सर झुकाए दूर खड़ा था। वो हमसे माफ़ी मांगने लगा। रमशा तो कानों को हाथ लगा चुकी थी। वो इतना डर गई कि कहने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस उसी मोहल्ले में ले जाओ। ये लोग तो बड़े ही खतरनाक हैं। वहाँ के तो मोहल्ले के सादे और मिलनसार लोग थे, जो भी कहते थे भलाई के लिए ही कहते थे। आज तक ऐसी साजिश करने वाली पड़ोसन मैंने नहीं देखी। रमशा भी पछता रही थी। कुछ दिन बाद हम वापस अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गए, माँ बाप के साथ रहने लगे। पड़ोस वालों ने जब रमशा को वापस वहाँ देखा तो उसकी खूब तारीफें की कि अच्छा फैसला किया है। रमशा भी धीरे धीरे इस माहौल की आदी होती गई और हमारी जिंदगी में सुकून लौट चुका था। सच ही कहा था किसी ने, नजर इंसान की खुशियों को खा जाती है। बहरहाल कुछ वक्त बाद मेरी नौकरी भी लग गई और मैं धीरे धीरे वापस अपने हालात में लौटने लगा।